गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 7 अक्टूबर 2023 है, तो आइए देख लेते हैं कि आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिन्हें आज हमें डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है जो कि पर्सिक्लेस का है। टाइम इज द वाइजेस्ट काउंसलर्स ऑफ ऑल। पर्सिक्लेस एक्चुअली में एक ग्रीक वॉरियर थे और वो कहते हैं अगर आपको किसी से एडवाइस लेनी है तो सबसे बेहतर एडवाइस अगर आपको कोई दे सकता है तो वो टाइम ही दे सकता है। टाइम आपको बहुत कुछ सिखाता और बताता है। मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूं। पटेल नगर के ऑफलाइन सेंटर में मेरी वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास चल रही थी और मैं एक दफा जा रहा था। मैंने रास्ते में एक बच्चे को एटलस साइकिल चलाते हुए देखा। वो बच्चा बड़ा खुश लग रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बच्चे ने अभी अभी साइकिल चलाना सीखा है। और उसे देखते ही मैं अपनी पास्ट मेमोरीज में चला गया जब मैंने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था। बहुत ही नया सा एक्सपीरियंस था और साइकिल देख के ही मन के अंदर खुशी आ जाती थी। उस समय अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे 10 किलोमीटर दूर कहीं साइकिल से जाना है तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और मैं खुशी खुशी साइकिल लेकर चला जाता। और मुझे जब भी मौका मिलता साइकिल चलाने का, मैं साइकिल उठा के चला जाता। मुझे लगता है आप सभी लोगों ने ये खुशी महसूस की होगी जब भी आप कुछ नया सीखते हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा हो तो आप फील कर सकते हैं, या फिर आपने पहली बार बाइक चलाना सीखा हो या कुछ और। देखिए होता क्या है ना कि समय के साथ साथ हमारी ये जो खुशी है वो फेड हो जाती है और इसीलिए उस चीज में हमारा जो इंटरेस्ट है वो लैक करने लगता है। बिल्कुल सेम यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो मन में एक अलग एनर्जी, एक अलग खुशी होती है और वो खुशी बड़ी अलग सी होती है कि आप कुछ बढ़िया और कुछ नया करने वाले हैं। लेकिन फिर क्या होता है, समय के साथ ये एनर्जी, ये हैप्पीनेस और ये जॉय फेड होने लगता है। लेकिन क्या हो कि हम इस हैप्पीनेस को, इस जॉय को और वो जो इनिशियल खुशी है उसको मेंटेन कर ले जाएं कम से कम 1 साल के लिए। अगर ये खुशी 1 साल के लिए मेंटेन हो जाए तो आपकी यूपीएससी की जो जर्नी है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। आप बहुत ही प्यार से, खुशी खुशी अपनी प्रिपरेशन करेंगे और ये प्रिपरेशन आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगी। ना आपको इसमें कभी डीमोटिवेशन महसूस होगा और ना ही कभी ऐसा महसूस होगा कि आप इस प्रिपरेशन से परेशान हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन में वही खुशी, वही इंजॉयमेंट पूरे साल महसूस करना है जो आपने इस प्रिपरेशन की शुरुआत में महसूस किया था। बिल्कुल वैसे ही जब आपने कभी साइकिल या फिर मोटरसाइकिल या स्कूटी चलाना सीखते वक्त महसूस किया था। तो बस एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया और आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में वो कैसे हेल्प कर सकता है उस बारे में भी हमने बात की। यहां पर ही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस ने हेडलाइंस में क्या छापा है। नाउ द हिंदू, जब हम फ्रंट पेज पर आते हैं तो बिहार में जो कास्ट सर्वे किया गया है उसका डेटा अभी रिलीज किया गया और उस डेटा को लेकर थोड़ा बहुत विवाद भी रहा। अब यहां पर जो कुछ लोग हैं उन्होंने पिटीशन ये रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि बिहार की सरकार को फर्दर डेटा का ब्रेकडाउन पब्लिश करने से रोका जाए। अब उनसे पूछा गया कि आखिर आपका ऐसा विचार क्यों है कि बिहार की सरकार को इस पूरे डेटा का फर्दर ब्रेकडाउन रिलीज नहीं करना चाहिए। जैसे यहां पे ये बता दिया गया कि जो अदर बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 63% और अगर इसमें एससी और एसटी की पॉपुलेशन को ऐड कर दिया जाए तो बिहार की टोटल ये जो पॉपुलेशन है वो 85% हो जाती है, जहां पर जो जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है वो मेयरली 15% है। इस बात को लेकर बिहार में जो कास्ट डायमेंशंस हैं वो बदल गए हैं और एक जो अपोजिशन का कोलेशन है वो एक डिफरेंट डायमेंशन में बिहार में काम करना शुरू कर चुका है। तो पिटिशनर का ये आरोप था कि पहली बात तो जो डेटा का कलेक्शन किया गया है वो अनलॉफुल तरीके से किया गया है। एक्चुअली में जो कास्ट सेंसस है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट पीरियोडिकल तरीके से करवाती है और यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन किया गया है स्टेट के द्वारा ये लेजिटिमेट नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अगर फर्दर ब्रेकडाउन पब्लिश किया जाता है तो ये एक पर्सन की राइट टू प्राइवेसी को भी हिंडर करेगा। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके आधार पर हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को रोक सकें कि वो इस तरीके का कोई सर्वे ना कराए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो इस तरीके का सर्वे कर सकते हैं और देख सकते हैं कि स्टेट में पॉपुलेशन की कंडीशन क्या है। एट द सेम टाइम सिंस किसी भी प्रकार के डेटा रिलीज में किसी पर्सन का नाम या कोई स्पेसिफिक डिटेल पब्लिश नहीं की जा रही है तो ये आर्गुमेंट भी खारिज हो जाता है कि आखिर राइट टू प्राइवेसी को कैसे
हिंडर कर रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को मेंटेन करने पर अभी मनाही कर दी है। उन्होंने कहा कि वो बिहार की सरकार को नहीं रोकने वाले हैं कि वो कास्ट की ये जो फर्दर डिटेल्स हैं उनको रिलीज ना करें, सर्वे की डिटेल्स को रिलीज ना करें। तो पूरा आर्टिकल इस कास्ट सर्वे के बारे में है। यहां पे देखिए दूसरा आर्टिकल जो है वो उसी एफआईआर के बारे में है जो न्यूज क्लिक पोर्टल के अगेंस्ट में लगाया गया है। यहां पर जब एफआईआर दिल्ली पुलिस ने फ्रेम किया है तो कई तरीके के आरोप यहां एफआईआर में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आरोप तो यह है कि जो चाइनीज कंपनीज इंडिया में वर्क कर रही हैं, जिन्होंने खूब सारा टैक्स यहां से चोरी किया, उनके अगेंस्ट में मतलब जब यहां पे कार्रवाई शुरू की गई तो न्यूज क्लिक ने उनको लीगल एड देना शुरू किया। ये आरोप यहां पर है। देखिए 3 प्राइम लोग हैं जिनके अगेंस्ट में यहां पे एफआईआर दर्ज की गई है और इनका जिक्र हमने पहले भी किया है। जैसे न्यूज क्लिक के जो फाउंडर हैं प्रबीर पुरकेस्था, ठीक है, एक अमेरिकन मिलेनियर हैं नेवली रॉय सिंघम। ऐसा कहा जाता है कि जो मिस्टर सिंघम है ये चाइना से पैसे लेते हैं अपनी एजेंसी में और उसके बाद वो प्रो चाइना जो न्यूज आउटलेट्स हैं उनको बाकी देशों में फंड करते हैं और न्यूज क्लिक को फंडिंग भी इन्हीं के जरिए मिल रही थी। एट द सेम टाइम यहां पे गौतम नवलाखा जो हैं, इन्होंने वो जो भीमा कोरेगांव घटना हुई थी वहां पे वायलेंस को इंसाइट किया था और इनका भी इन्वॉल्वमेंट यहां पे देखा जा रहा है। तो जो एफआईआर है वो कई सारे मुद्दों को यहां पे रेस करता है, जैसे कि ये जो पूरा न्यूज आउटलेट है इसने कई सारे मुद्दों पर एंटी इंडिया नैरेटिव्स क्रिएट करने की कोशिश की। जैसे कि जो चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज हैं जियोमी और वीवो, इनको लीगल एड देना शुरू कर दिया जब इन्होंने टैक्स की चोरी की इंडिया में। एट द सेम टाइम जो अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर है उसे इंडिया का पार्ट ना दिखाने का एक प्रोपेगेंडा शुरू किया इसने। एट द सेम टाइम कोविड-19 के अगेंस्ट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफर्ट किए उन एफर्ट्स को कम करके दिखा के सरकार की मलाइन इमेज क्रिएट करने की कोशिश की। इसके अलावा जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर इस प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए यहां पे पैसे फंड किए गए और इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्हें भी बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की गई। ये कई सारे आरोप न्यूज क्लिक के ऊपर हैं जहां पर ये एंटी इंडिया नैरेटिव्स में इन्वॉल्व थे। वहीं पर चाइनीज कंपनीज का ये कहना है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई फंडिंग नहीं करी है न्यूज क्लिक को, और ऐसा ही जो स्टेटमेंट है वो जो अमेरिकन बिलियनियर है जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फंड किया था उसके बारे में भी है। तो ये पूरा आर्टिकल उसी नैरेटिव्स को एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से जो नैरेटिव्स जनरेट किए गए थे इस न्यूज क्लिक के द्वारा उसके क्या आउटकम रहे, इंपैक्ट रहा। सिक्किम में देखिए जो फ्लड टोल है वो यहाँ पे 25 पहुंच चुका है। वैसे 25 तो द हिंदू ने लिखा हुआ है, जब आप सेम आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का खंगालेंगे you'll फाइंड आउट कि ये टोल जो है वो 41 का चला गया है, मतलब 41 लोगों की जान जा चुकी है और 7 पर्सनल जो हैं उनकी भी डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। सैडली 143 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो यहाँ जो डेटा है वो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में वैरी करेगा। द हिंदू ने 25 लोगों की मौत को कंफर्म किया है जबकि इंडियन एक्सप्रेस ने 41 की, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस पे भी आएंगे। यहां पर देखिए ये जो आर्टिकल है वो नोबेल पीस प्राइज के बारे में है। जो ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी जेल में हैं उन्हें अभी ये पीस प्राइज दिया गया है। इस आर्टिकल को अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। यहाँ पे आर्टिकल ये है कि मालदीव्स के जो नए प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपना पूरा एक इलेक्शन कैंपेन इस आधार पर लड़ा दैट इंडिया आउट, कि वो इंडिया को और इंडिया की आर्मी को मालदीव्स के बाहर करेंगे। अब इंडिया की कितनी आर्मी कितनी मिलिट्री वहां पर मालदीव्स में पोस्टेड है इस बात को लेकर तो कोई क्लियर कट जानकारी नहीं है। कहा जाता है बहुत ज्यादा हमारे सोल्जर्स वहां पे नहीं है, कुछ उनके जो मिलिट्री इक्विपमेंट है उन्हें ऑपरेट करने में मदद देने के लिए ही वहां पर वे अवेलेबल है। लेकिन ये जो वहां पे अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका जो स्टांस रहा वो इंडिया के अगेंस्ट में रहा। इनका नाम है मोहम्मद मुइजू। इनके बारे में ये नैरेटिव है, ये कहा जाता है कि ये चाइना को सपोर्ट करने वाले हैं। इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसमें भी इन्होंने कई सारी चाइनीज कंपनीज को फायदा पहुंचाया था। मोहम्मद नसीर जो कि इनकी गवर्नमेंट में हो सकता है शामिल हो और ये इनके अगेंस्ट में लड़ रहे जो ओपोनेंट थे, जो इसके पहले के प्रेसिडेंट थे, कभी उनकी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जो नए मालदीव के प्रेसिडेंट होंगे वो एंटी इंडिया नहीं होंगे और इंडिया आउट कैंपेन उनके कैंपेन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा था, ये मेजर इशू नहीं था। उनका ये कहना है कि वेस्टर्न मीडिया ने कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को इस तरीके से पोर्ट्रे किया, वेस्टर्न मीडिया ने इस पूरे मुद्दे को ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे ये इंडिया और चाइना के बीच लड़ा जाने वाला एक इलेक्शन हो, कि ये जो इलेक्शन है ये इंडिया वर्सेस चाइना है। इस तरीके का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई वेस्टर्न मीडिया के द्वारा।
हालांकि इंडिया और चाइना का ये जो मुद्दा है ये इतना हाइप्ड नहीं है इस पूरे मामले में। तो ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न नैरेटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने ये भी बोला कि इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनको इनवाइट किया जाए जो उनकी ओथ सेरेमनी है उसमें। यहाँ पे इन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 2018 में जब अपनी ओथ ली थी तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी जो इंडिया के पीएम हैं वो उनकी इस ओथ सेरेमनी में शामिल हुए थे। और ऐसा वो बहुत कम, मतलब ऐसा जो कंसेशन है उन्होंने बहुत ही कम जो पड़ोसी देश हैं उनको दिया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हो सकता है कि इससे इंडिया और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो बिगड़े नहीं, जैसा कि कई बार अभी तो ऐसा लग ही रहा है कि हाँ उनका जो वो जब मेयर हुआ करते थे ना एक्चुअली में सिटी के, तो उन्होंने बहुत सारी जो कंपनीज थी चाइना की उनको कई तरीके के टेंडर्स दिलवाए और इन टेंडर्स की वजह से चाइना का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे बढ़ भी गया। हम सभी लोगों को पता है कि मालदीव्स ने जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है यानी कि BRI उसको ज्वाइन करके रखा हुआ है। तो ऐसे कई तरीके के अभी तो पूरा सिस्टम हमें समझ में आ रहा है। खैर देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, मालदीव्स का स्टैंड क्या रहता है, वो इंडिया के अगेंस्ट में काम करते हैं कि नहीं करते हैं। हालांकि जो इनका पूरा इलेक्शन कैंपेन था वो इंडिया के अगेंस्ट में ही था। अब यहाँ पे जो नोबेल पीस प्राइज के ऊपर आर्टिकल है इस पर अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस में, और वो सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या आरोप इनके ऊपर अभी लगाए गए हैं चार्जशीट में। यहाँ पे तीस्ता 3 डैम के ऊपर एक आर्टिकल है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इसमें क्या है मैं बता देता हूँ। ये कहा जा रहा है कि जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट हुआ जिसकी वजह से आसाम में फ्लड आया, एक्चुअली में आसाम में इस फ्लड के आने से पहले ही, मतलब इसके पहले कि इस डैम के पास पानी पहुंचता और इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता, उसके जब ये पानी 57 किलोमीटर अवे था तभी इस डैम के गेट को खोल दिया गया। तो क्या ये एक मिसकैलकुलेशन थी? क्या अगर डैम के गेट को पहले ना खोला जाता, 55 किलोमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या इस फ्लड को हम रोक पाते? वहीं दूसरा ओपिनियन ये है कि ये जो पूरा डैम है ये 7000 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पानी ही रिलीज कर सकता है, जबकि जो आउटफ्लो हुआ था पानी का वो 15,000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड था। तो इस डैम को खोला जाता है या ना खोला जाता है इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं और जो फ्लड आने की सिचुएशन बनी थी वो आती ही। यहाँ पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस में ही फ्रंट पेज पर आपको न्यूज़ मिलेगी कि RBI ने जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा है 6.5% पे, और इस पर हम एक डिटेल आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अपने नोबेल पीस प्राइज का ये जो पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर। तो नोबेल पीस प्राइज के ऊपर ये जो आर्टिकल है उसमें पहले तो आप देख लीजिए कि नरगिस मोहम्मदी जो हैं इनको ये पीस प्राइज यहाँ पे ग्रांट किया गया है। इनके बारे में कुछ फंडामेंटल बातें आप जान लीजिए। ये एक्चुअली में फिजिक्स की स्टूडेंट रही थी और फिजिक्स की स्टूडेंट होने के बाद इन्होंने वहां पे एज अ इंजीनियर काम करना शुरू किया। इंजीनियर के तौर पे काम करने के बाद ही इसके पहले एक वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो विमेन राइट के लिए और ह्यूमन राइट के लिए लड़ाई लड़ रहा था। ईरान की जो सरकार है उसने इनके खिलाफ कार्रवाई की और इनके ऊपर आरोप है वहां पे जो वायलेंस है उसे भड़काने को लेकर। अभी जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई जिसके बाद इनको सजा मिली, जब वहां पर एक 22 ईयर ओल्ड प्रोटेस्टर जो है वो पुलिस कस्टडी में मारा गया था, तो उन्होंने जाके उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। अभी जब इनको पीस प्राइज दे दिया गया है तो न्यूयॉर्क टाइम्स से इनकी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही पॉजिटिव हैं और काफ़ी खुश हैं कि उन्हें और उनके एफर्ट को नोबेल प्राइज कमेटी ने रिकॉग्नाइज किया। एट द सेम टाइम इन्होंने ये भी कहा कि जो विक्ट्री है वो काफ़ी नज़दीक है और चूंकि अब ग्लोबल लेवल पे जो इनके एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि जो विक्ट्री है वो इस पूरे ग्रुप को मिल जाएगी। ईरान में जो वुमेन राइट्स हैं वो अपहेल्ड होंगे और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे जो नोबेल कमेटी है इन्होंने ये भी बोला कि इन्हें जेल से छोड़ दिया जाए कम से कम उस दिन जिस दिन इन्हें नोबेल प्राइज रिसीव करने के लिए बुलाया जाएगा। इन्हें इनकी ह्यूमन राइट एडवोकेसी के लिए 13 बार बुक किया गया है और इसमें इन्हें 5 बार सजा भी मिली हुई है। इन्हें पहली बार 2012 में गिरफ्तार किया गया था, 2 साल तक ये जेल में रही थी और फिर इन्हें रिलीज किया गया। फिर इन्हें अगेन 2015 में गिरफ्तार किया गया और फिर इन्हें अगेन 2022 में गिरफ्तार किया गया और राइट नाउ इनको 31 साल की सजा मिली हुई है और ये जेल में ही बंद है। 31 साल की सजा मिली हुई है और जेल में ही बंद है। इसके पहले 2003 में शीरिन इबादी ने ये अवार्ड ह्यूमन राइट के फील्ड में ईरान से जीता था जो कि एक विमेन थी और इसके बाद इन्हें ये अवार्ड दिया गया है।
तो ये तो पूरा मामला यहाँ पे न्यूज़ में है। उसी चीज़ को आप यहाँ पे भी देख सकते हो एट द सेम टाइम कि ये वाइस प्रेसिडेंट रही जो बैंड डिफेंडर ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर है ईरान का, और इसके पहले जो नोबेल पीस प्राइज ल्यूरेट थे शिरीन इबादी, उन्होंने ही इसको शुरू किया था और उन्हीं के फॉलोअर के तौर पे इन्होंने उसको ज्वाइन किया। मोहम्मदी का काफ़ी लंबा कैंपेन रहा है वुमेन राइट को लेकर, डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने को लेकर, और इसी वजह से इनको 30 साल से ज़्यादा यानी कि 31 साल की सज़ा भी दी गई है। ये 19th वुमेन है जिनको ये प्राइज़ दिया गया है 122 सालों का जो नोबेल पीस प्राइज़ का इतिहास है उसमें। जो पहली थी इनफैक्ट फिलीपींस में 2021 में मारिया रेजा जो विमेन हैं, उनके बाद इन्हें ही ये अवार्ड ग्रांट किया गया है। तो ये तो पूरा मामला नोबेल पीस प्राइज़ का हो गया जो हमने डिस्कस किया। इस प्राइज़ के बारे में 1901 से ही नोबेल पीस प्राइज़ दिया जा रहा है। इसे स्वीडिश केमिस्ट एल्फ्रेड नोबल की मेमोरी में उन्होंने ही इसके लिए पूरे फंड्स ग्रांट किए थे जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। दिया जाता है ये पूरा प्राइज़। इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन या क्रोना, जिसकी कीमत इन जनरल $9,15,000 होती है, ये कैश अमाउंट दिया जाता है। 104 बार नोबेल पीस प्राइज अभी तक दिया गया है 141 नोबेल ल्यूरेट्स को 1901 से लेकर 23 के बीच में, जिसमें 111 इंडिविजुअल्स हैं और 30 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यहाँ पर देखिए ये वाली न्यूज़ है जिस पर हमने अभी कहा था कि हम लोग बातचीत करेंगे कि आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो 6.5% पर अनचेंज छोड़ दिया है। तो इस पूरे आर्टिकल को डिटेल करते हैं यहाँ पे पूरा मामला क्या है। हमने कल भी चर्चा की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हो रही है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बारे में तो विस्तार से बात हमने कल करी थी, और मैंने ये भी कहा था कि कल की खबर आ जाएगी कि रेपो रेट चेंज होगा कि नहीं होगा, और हमने कल स्पेकुलेशन में ये देखा भी था कि रेपो रेट चेंज वेंज नहीं होगा, जैसे है वैसा ही रहेगा। तो अगेन वही बात हुई है, 6.5% पर इसको अनचेंज रखा गया है। कुछ और चीज़ें हैं जिसमें थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी यानी कि एसडीएफ, इसका जो रेट है वो 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो रेट है और जो बैंक रेट है वो 6.75% रहा हुआ है। पॉलिसी रेपो रेट वही रेपो रेट 6.5, सीआरआर 4.5 और एसएलआर 18% है। 2024-25 का ये बोला गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो 6.3 से 6.6% के बीच में रहेगा। इन्फ्लेशन 5.2% पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और उन्होंने ये साफ किया कि वो इन्फ्लेशन ये 2 से 6% के कैप में रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन का टारगेट शुद्ध 4% का है कि वो इन्फ्लेशन 4% पे कैप करेंगे और रोकेंगे। एमपीसी ने भी डिसाइड किया है कि वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट किया जाए और इन्फ्लेशन को सही तरीके से टारगेट किया जाए। हेडलाइन इन्फ्लेशन टोमेटो और बाकी वेजिटेबल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से बढ़ा। अब यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं जिनमें मे भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, मैं उसमें बता देता हूँ कि देखिए बैंक के पास जो टोटल पैसा होता है उसे कहा जाता है एनडीटीएल यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको वो लोन के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन वो सारा पैसा लोन पे ना दे दें और वो क्राइसिस में ना चले जाएं, इसीलिए उन्हें कुछ पैसा अलग से रखना होता है, जैसे कि सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब यहाँ पे जो पैसा उन्हें स्टोर करके रखना होता है वो इन जनरल कैश में रखना होता है। और अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें आपने देखा कि जो सीआरआर है उसे मेंटेन किया गया है कितने पे, 4.5 पे। 4.5 पे जो सीआरआर है उसको मेंटेन किया गया है, और जो एसएलआर है यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% है, यानी कि ये 18% इनको रखना होगा। तो देखो ये सीआरआर तो कैश में रखते हैं, इसका कुछ मिलता नहीं है, लेकिन ये जो है एसएलआर इसको ये गोल्ड में रख सकते हैं, कैश में भी रख सकते हैं और सिक्योरिटीज़ में भी रख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे इनको थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाता है। तो सीआरआर और एसएलआर ये दोनों मिला के उनका अगर आप देखो तो 22.5% पैसा तो फंसा दिया जाता है। अब इसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट होता है उसे बैंक कोशिश करेगा कि पूरा का पूरा लोन में उठा दे, क्योंकि इसी से उनको बेनिफिट होगा। लेकिन अब ऐसा तो होता नहीं है कि सारा का सारा पैसा आप लोन में उठा दोगे। कई बार बैंक को आरबीआई से उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है, और कई बार उनके पास सरप्लस पैसा होता है जो वो आरबीआई को देके उससे थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहेंगे। अब यहाँ पर देखो मामला आता है रेपो रेट का। दो इंस्ट्रूमेंट हैं, एक है रेपो रेट और दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के इक्विवेलेंट ही एक टूल है जिसका जिक्र यहां पर किया गया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। क्या है बच्चे ये? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, और इसका जो अभी रेट है वो यहां पे आप देखो तो बताया गया है सिंपली दैट इज 6.25%। व्हाट इज दिस? दिस इज 6.25%। अब जो रेपो रेट है इसके पैरेलल एक टूल काम करता है जिसको कहा जाता है एसएलआर, सॉरी इट्स नॉट एसएलआर, दैट इज एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसको क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब यहाँ पे दोनों के चीज बीच के अंतर को मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बीच में रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये दो ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल कौन करता है? बैंक। और बैंक इनका इस्तेमाल करके क्या करता है? बैंक इनका इस्तेमाल करके आरबीआई से पैसे उधार लेता है। तो अगर बैंक आरबीआई से पैसे लेगा तो उसे ब्याज देना पड़ेगा। तो वो ब्याज कितना होगा? वो ब्याज जितना रेपो रेट होगा उतना ही होगा। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करके जो आरबीआई है वो बैंक से पैसा लेती है। अब बैंक अपनी खुशी से आरबीआई को पैसा देते हैं, वो आरबीआई को पैसा अपनी खुशी से देते हैं क्योंकि उनके पास जो सरप्लस पैसा होगा उस पर उन्हें ब्याज चाहिए होता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर आरबीआई को इन बैंकों से पैसा खींचना है और उसके बदले में उनको ब्याज देना है तो एक टूल रिवर्स रेपो रेट का ऑलरेडी अवेलेबल है, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का टूल क्यों डिवाइस किया गया? देखो, रिवर्स रेपो रेट में होता क्या है ना कि जब भी आरबीआई बैंक से पैसा लेके उनको ब्याज देती है तो इसके बदले में आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं। किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ती हैं बैंक को। बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इसी वजह से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को डिवाइस किया गया। कोविड-19 का समय, इसके पहले देखो जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो बहुत सारा पैसा मार्केट में था और आरबीआई चाहता था कि ये सारा पैसा जो है वो मार्केट से आ जाए आरबीआई के पास, बैंक वो पैसा जमा कर दें आरबीआई में। लेकिन बैंक अगर रिवर्स रेपो रेट के तहत अपना पैसा आरबीआई को जमा करेंगे तो वो आरबीआई से सिक्योरिटी मांगेंगे। अब इतनी सिक्योरिटी कहाँ है भाई? वो सरकार का कितना सिक्योरिटी देंगे इन बैंक्स को? तो उन्होंने बोला कि इतना क्यों बवाल कर रहे हो भाई, अपना पैसा जमा करो, हमसे ब्याज लो। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बड़े भाई हो, आपके ऊपर भरोसा है, तो आप ये रिवर्स रेपो रेट वाला सिस्टम छोड़ो, कुछ नया निकालो। तो आरबीआई ने स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को डेवलप किया, जहां पे बोला कि आप कभी भी हमारे पास अपना पैसा जमा कर दो और हम आपको 6.25% का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देंगे। हाँ, इसके बदले में आप कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह हमसे नहीं मांगोगे। तो बैंक से एग्री कर गए। तो मतलब रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये ऐसी सुविधाएं हैं जिनमें जो बैंक है वो अपना पैसा आरबीआई को जमा करके ब्याज ले लेते हैं, और जब बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो रेपो रेट या एमएसएफ पे पैसा उठाते हैं। तो रेपो रेट में देखो होता क्या है ना कि आपका जो एनडीटीएल है आप उसका केवल 0.25% पैसा ही उधार ले सकते हो। अगर इससे ज्यादा पैसा चाहिए हुआ तो आप कैसे निकालोगे? तो फिर रोल आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का, जहां पे आप टोटल एनडीटीएल का 1% तक निकाल सकते हो। तो इससे काफी फायदा हो जाता है। तो ये अंतर है। रेपो रेट में आप केवल आरबीआई से 0.25% एनडीटीएल का निकाल सकते हो, वो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। एमएसएफ में आप एक रात के लिए 1% अपने एनडीटीएल का कभी भी निकाल सकते हो, तो इसकी लिमिट ज्यादा है। तो रेपो रेट और एमएसएफ में यही अंतर है। रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या अंतर है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उसमें अगर पैसा जमा करता है कोई भी बैंक आरबीआई को तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलती है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलती है। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी पैसा जमा करके ब्याज ले सकते हो। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं जो आपके इस आर्टिकल में आए हुए हैं इन्हें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और वही बात यहाँ पे देखो लिखी गई है। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि जो बैंक है उसकी भी बैलेंस शीट गड़बड़ चल रही है और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी भी बैलेंस शीट गड़बड़ चल रही है। तो दोनों की बैलेंस शीट गड़बड़ हुई, मतलब एक तो बैंक और दूसरा कॉर्पोरेट, तो दो हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। यहाँ पे एमपीसी ने ये बोला कि ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को हमें एड्रेस करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि ट्विन बैलेंस शीट एडवांटेज क्रिएट हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी, रियल जीडीपी, देखिए जो हमारी टोटल जीडीपी होती है उसमें इन जनरल महंगाई भी शामिल होती है। जैसे कि मान लो, सपोज करो कि हमारी जो जीडीपी है वो पिछले साल 100 रुपए की थी, ठीक है। अब इस साल जो हमने प्रोडक्शन किया है वो एक्चुअली में 200 रुपए का किया है, ठीक है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन जो विजिबल है वो 210 रुपए का विजिबल है। क्यों? क्योंकि 10 रुपए महंगाई भी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। तो हम क्या बोलेंगे, हमें जो नॉमिनल जीडीपी दिख रही है वो तो 210 रुपए की दिख रही है, बट इसमें 10 रुपए महंगाई है, तो रियल जीडीपी क्या है? 200 रुपए की है। तो रियल जीडीपी में हम एक्चुअली में महंगाई निकाल देते हैं जो बढ़ी हुई है एक साल में। तो ये तो रियल जीडीपी है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर और एमएसएफ, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। हमारा अगला आर्टिकल चाइना ने अपनी स्पेस स्टेशन का साइज डबल करने का फैसला किया है उसके बारे में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कभी चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को उतारना चाहता था, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 5 लीडिंग यूरोपियन कंट्रीज ने लॉन्च करके रखा हुआ है उन लोगों ने चाइना की एंट्री को साफ साफ मना कर दिया। इंडिया भी पार्ट नहीं है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का, और हमने एफर्ट भी नहीं किया क्योंकि चाइना को तो उन्होंने मना कर ही दिया था। 2011 में जब चाइना को मना कर दिया गया तब चाइना ने फैसला किया कि वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन भेजेगा, और उसने तियांगोंग नाम के इस पूरे स्पेस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। देखिए, ये 340 से 450 किलोमीटर के बीच में लो अर्थ ऑर्बिट में सर्किल करेगा पूरी अर्थ को, और ये चाइना के मैन स्पेस प्रोग्राम को असिस्ट करेगा। इसका भार बहुत कम है, देखो ये केवल 66 टन का है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो तो बहुत बड़ा है,
जो 1998 में लॉन्च किया गया था, ये तो 465 टन का है। इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जो चाइना का स्पेस स्टेशन है वो बहुत छोटा है, 1/5 साइज का है। 10 से 15 सालों के लिए ये ऑपरेट करेगा। पहले तो देखिए इसमें इन्होंने 3 मॉड्यूल भेज दिए हैं और अब इन्होंने क्या बोला है कि 3 मॉड्यूल और भेजेंगे। तो इससे जो इनकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का साइज है ना, वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ये इनकी तैयारी है और हो सकता है कि 2030 तक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो ऑपरेशनल ना रह जाए। तो हो सकता है कि हमारे स्पेस में एकमात्र स्पेस स्टेशन जो ऑपरेशनल हो वो चाइना का ही तियांगोंग हो। ठीक है ना। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो आरबीआई ने अभी जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अपनी पीआईडीएफ स्कीम में इंक्लूड कर लिया है उसके बारे में है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ, ये फंड जनरेट किया गया था या क्रिएट किया गया था इस पर्पज से कि जो पेमेंट ऑनलाइन कई सारे मर्चेंट्स वगैरह लेते हैं उनको इंफ्रा प्रोवाइड करवाया जाए। सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पे भी जाते हो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए तो उनके पास ये मशीन होनी चाहिए ना, ताकि वो आपका कार्ड स्वैप कर सके। तो ये मशीन उन्हें किसी को तो देना पड़ेगा। तो इस तरीके का डिजिटल इंफ्रा क्रिएट करने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है उसको लोअर किया जाए। बैंक, नॉन बैंक और मर्चेंट सभी लोग इस तरीके के टूल्स का इस्तेमाल करें। पर्पज ये था कि जो पेमेंट एक्सेप्टेंस है वो 30 लाख टच पॉइंट तक जाए, मतलब 30 लाख टच पॉइंट हो जहां पर ऑनलाइन पेमेंट की जा रही हो। 10 लाख फिजिकल, 20 लाख डिजिटल पेमेंट डिवाइसेस हर जगह अवेलेबल करवाई जाए। 3 सालों के लिए इस पूरे प्रोग्राम को शुरू किया गया था 1 जनवरी 2021 से, जिसे 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता था और अभी कर भी दिया गया है। टियर 3 से टियर 6 सिटीज तक इस पूरे पेमेंट इंफ्रा को स्प्रेड करना था। यहाँ पे अभी पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया। जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम अभी सितंबर 2023 में 17 तारीख को लॉन्च की गई प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसमें उन्होंने बोला कि जो हमारे क्राफ्ट पीपल हैं, जो अपने हाथों का टूल्स का इस्तेमाल करके चीज़ों को बनाते हैं, हम उन्हें इंसेंटिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी जो ऑप्शंस हैं उनके पास वो थोड़े और इंक्रीज हो जाएं। 18 ट्रेड्स इसमें कवर किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इसको लीड कर रही है। इसमें उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका स्किल अपग्रेड किया जाएगा, उनको मॉडर्न टूल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे मान लो कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है, ठीक है, तो वो हाथ से चरखा घुमाते हैं, तो उन्हें ई चरखा दे दो आप। तो ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स आप उनको प्रोवाइड करवा दो। कोलैटरल फ्री क्रेडिट दे दो। डिजिटल ट्रांजेक्शन वो अच्छी तरीके से कर पाएं और उनका जो ब्रांड है उसको प्रमोट किया जाए, तो वो डिजिटल ट्रांजेक्शन भी अच्छे तरीके से कर पाएं। ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के लोग हैं उसके लिए उन्हें अभी अकोमोडेट कर दिया गया है पेमेंट इंफ्रा डेवलपमेंट फंड में। मतलब इस तरीके के डिवाइसेस अब उनको भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो यूटी है, जेएनके और लद्दाख का, उस पर स्पेशल फोकस किया जाएगा। 2 और सालों के लिए इसे एक्सटेंड किया गया है 2025 तक। तो ये लोग अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर भी काम करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्रीन बॉन्ड के बारे में है। ईयू ने अभी अपना पहला जो ग्रीन बॉन्ड स्टैंडर्ड है उसको डेवलप कर लिया है और उसे पब्लिश भी कर दिया है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? देखो, एक कंपनी को जब पैसे चाहिए होती है ना, तो वो जो अपना बॉन्ड है वो जारी करता है और उस बॉन्ड को लोग खरीदते हैं। और जब लोग उस बॉन्ड को खरीदते हैं तो उसके बदले में कंपनी को पैसा देते हैं। उसी पैसे को कंपनी इन्वेस्ट करके अपना काम आगे बढ़ाती है। कंपनी कई बार ये बोलती है ना कि देखो हम ग्रीन प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, मतलब इसका इस्तेमाल हम ऐसे प्रोजेक्ट में करेंगे जो पैसा आप हमको दोगे, जिससे हम रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करेंगे या हम क्लाइमेट चेंज को फायदा पहुंचाएंगे, हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे। तो ऐसा बॉन्ड जो जारी किया जाता है इस पर्पज से कि उसका पैसा जो खर्च होगा उससे इन्वायरमेंट को बचाया जाएगा, वैसे बॉन्ड को ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन कंपनी वाले ना कई बार धांधली करते हैं। वो बॉन्ड जारी करके बोलेंगे कि हम इसका इस्तेमाल ऐसे प्रोजेक्ट में करेंगे जहां पे इन्वायरमेंट बचेगा, लेकिन वो लोग ऐसा करते नहीं है। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जरूरी है। तो ईयू ने अपना स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया है। बॉन्ड ऐसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल करके कंपनीज बोरो करती हैं कॉमन लोगों से। इस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी पे किया जाता है जो लोग इस बॉन्ड को खरीदते हैं। 2007 में ग्रीन बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखो, यूरोप दुनिया का पहला बिगेस्ट इश्यूअर बना ग्रीन बॉन्ड का, और ग्लोबल वैल्यू जो है वो जितना बॉन्ड वगैरह इशू किया जाता है उसका 3 से 3.5% ग्रीन बॉन्ड्स का है। और अभी ग्रीन बॉन्ड का जो पूरा मार्केट है वो $1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच भी चुका है। तो 85% फंड अगर आप जो भी ग्रीन बॉन्ड में रेज कर रहे हो वो आपको ऐसी जगह पे लगाना होगा जिससे इन्वायरमेंट बचता है। 15% आप अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा सकते हो, बस आपको बताना होगा कि आप कहाँ लगाने वाले हो। तो ग्रीन बॉन्ड, अगर आप किसी बॉन्ड को लेबल कर रहे हो तो ये सारे पैरामीटर्स आपको फॉलो करने होंगे और आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि कैसे आप जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी की ओर आगे बढ़ रहे हो। तो कोई भी कंपनी जो ग्रीन बॉन्ड जारी करना चाहती है उसे ईयू में स्पेसिफिकली ये सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। अब यहाँ पर देखिए, पहला फॉसिलाइज्ड स्नेक का ये जो ट्रेस है वो साउथ अफ्रीका में मिला है। आपको लग रहा होगा कि क्या स्नेक्स का हमें कुछ मिला ही नहीं, क्या कि स्नेक्स पहले थे ही नहीं? ऐसा नहीं है भाई, स्नेक्स मिले हैं हमें और इनका जो एविडेंस है
वो तो हमें जुरासिक पीरियड से मिला है, जब डायनासोर्स हुआ करते थे उस समय स्नेक्स हुआ करते थे, और हमें उसके एविडेंसेस मिले भी हैं। लेकिन हमें कभी भी फॉसिल का एविडेंस नहीं मिला। फॉसिल का मतलब ये है ना, जैसे मान लो कोई जानवर है, वो यहां से गुजरा है, यहां से एक बफेलो गया हुआ है, तो उसके पैरों के निशान यहां पे पड़े और धीमे धीमे वो पैरों के निशान सॉलिडिफाई हो गए। तो ऐसे जानवरों के हमें बहुत निशान मिले, लेकिन कभी भी हमें किसी सांप के जाने का निशान आज तक नहीं मिला। तो देखो वहां पर एक चट्टान पर सांप के जाने का निशान मिला है। ये जो निशान आप देख रहे हो ना, ये जो रेखा जैसे आपको दिख रहा है, ये सांप के जाने का निशान है, और इसे ही कहा गया है फॉसिलाइज्ड एविडेंस। ये फॉसिलाइज्ड एविडेंस है जहां पे सांप यहां से गुजरा और यहां पे निशान बन गया। सांप के जाने का निशान हमें आज तक नहीं मिला था, वो पहली बार मिला। इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। देखो सांप एक्चुअली में उसका वेट ना बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो निशान बहुत ज्यादा छोड़ नहीं पाता गहरा, तो वो मिट जाते हैं। दूसरा, सांप कभी सैंड या मड वाले इलाके में जाता भी नहीं है, वो एरिया उसके लिए सूटेबल नहीं होता। जहां पे निशान बनते हैं वहां पे वो अवॉइड करता है जाना, और हमें शायद इसके बारे में बहुत कम पता भी था। पर अच्छी बात यह है कि पहला स्नेक ट्रेस जो है वो अफ्रीका की साउथ अफ्रीका की एक लोकेशन पे हमें मिल गया है। और देखो ये साफ हो गया है कि ये जो ट्रेस हमें मिला है ये प्लिस्टोसीन ईपोक का है। प्लिस्टोसीन ईपोक देखो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में यहां पर आता है, बिल्कुल क्वार्टरनी पीरियड में, होलोसीन के जस्ट नीचे प्लिस्टोसीन। इसी टाइम ड्यूरेशन का ये एविडेंस है, 93,000 टू 83,000 ईयर्स एगो ये एविडेंस हमें यहाँ पे मिला हुआ है। और ये जो सांप की प्रजाति है दैट इज पफ एडर, ये वाइपर की एक स्पीसीज है जो जहरीला होता है, बहुत कॉमनली है, आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। तो चलो ये भी अच्छी बात है कि हमें इसके एविडेंसेस भी मिल ही गए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसएलआर को यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट कम कर दे तो क्या होगा? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खूब सारा कैपिटल इंडिया में लेके आएंगे, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपने लेंडिंग रेट्स को कम कर देंगे, या फिर लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में बहुत तेजी से गिर जाएगी? जवाब बताइए। यहां पे देखिए एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें 3 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में लगाए जाएंगे, ये धरती के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, और आपको ये बताना है कि इसका क्या पर्पज है। और ये मतलब पर्पज नहीं बताना है, आपको बताना है कि ये प्रोजेक्ट किसका नाम क्या है। पर्पज मैं बता देता हूं कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स को कैप्चर करने के लिए है। ब्लैक होल्स वगैरह कोलाइड होते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं, उसे कैप्चर करने के लिए प्रोजेक्ट था। ये हिंट है। आप बताइए ये किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं पीवाईक्यूज में। दोनों सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमने आज के सारे न्यूज कवर किए हैं विद दी होप कि आपको सब बढ़िया से समझ में आ गया और इनसाइट भी मिल गई कि न्यूज में क्या चल रहा है। यहाँ से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस भी निकल ही जाएंगे जो कि करंट अफेयर्स के पूछे जाते रहते हैं। तो फिर बताइएगा ये सेशंस आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें जरूर से आंसर करिएगा। ना आता हो तो गूगल करके ही सही, लेकिन करिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं भी रुकते हैं, मिलेंगे कल फिर से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।